All right, hi there. Welcome to Carvaan Heritage, and I'm really, really grateful to Carvaan Heritage for inviting me today for this Kassibazi performance. I hope, yes, I can see one person come online. I'm hoping more person will come online now. I'm waiting for all of you to come online, at least a substantial amount of people, because before I can start the performance. Hey, Shan, how are you? Hi, hey Rajesh, good morning. Hello Viraj, hey Kapil, Salam. Hi. Thank you so much, guys, for inviting me for this. Um, I'm here, ready to perform. Hey Neha, just hi Neeraj, just waiting for most of you to join online. Okay, let me begin by telling you what today's performance will be all about. Uh, so first, I will begin by talking a little bit about Dastan Goi and Qissabazi and what these art forms and storytelling formats are. And then we will move into a bit of poetry because मुझे लगता है कि शायरी जो है वो आपको जो है माइल कर देती है, तैयार कर देती है और सुनने के लिए। ये शायरी का एक अंदाज़ होता है कि अल्फाज इतने खूबसूरत तरीके से पिरोए जाते हैं कि जब अल्फाज आपके सामने पेश किए जाते हैं तो वो सुनते ही कुछ अंदर से आपकी तबीयत को माइल कर देते हैं और सुनने के लिए सामीन को तैयार कर देते हैं। तो कुछ शायरी होगी और उसके बाद जो है हम दास्तानों की दुनिया, किस्सों की दुनिया में छलांग लगाएंगे सीधे। क्या ख्याल है? अलकमा, हेलो, हाय मानसी, हेलो निशांत, हे नीरज, नेहा, हाय जॉयदीप, हाय। तो आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? All right. So yes, let's start. Um, दास्तान गोई जो है वो एक फ़न है दास्तान सुनाने का जिसमें दास्तान अमीर हमज़ा सुनाई जाती है। अमीर हमज़ा जो हिस्टोरिकल फ़िगर हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के चचा लगते हैं और इस्लामिक आर्मी के पहले कमांडर थे। लेकिन इन कहानियों में, इन दास्तानों में अमीर हमज़ा उन बादशाहों, उन जादूगरों, उन खुदाओं से लड़ाई करते हैं जो खुदा होने का या खुदाई का दावा रखते हैं। और दास्तान अमीर हमज़ा जैसे जैसे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट बढ़ा, जैसे जैसे ये इस्लामिक आर्मीज़ एक्सपैंड की, उस तरह से ये कहानियाँ साथ साथ में आगे आगे बढ़ती गईं और अरब से शुरू हुई लेकिन फ़ारस, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, सीरिया, टर्की, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न यूरोप, बोस्निया हर्ज़ेगोविना और वहाँ से मिडल ईस्ट से फिर इधर चली तो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और चीन। जी, चीन तक ये दास्तानें पहुँची। ये दास्तानें जब हिंदुस्तान पहुँची तो ये इतनी मकबूल हो चुकी थी कि द मुग़ल एम्परर अकबर ही कमीशनड द लार्जेस्ट आर्ट प्रोजेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर विच इज़ कॉल्ड हमज़ा नामा, जहाँ पे ये कहानियाँ, ये दास्तानें इलस्ट्रेट की गई 6 फीट बाय 3 फीट कैनवस के ऊपर। और ऐसे कुछ 1200 कैनवसेस पेंट हुए थे और कुछ 18 साल इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में लगा था। फिर ये दास्तानें, इनका जो सुनाने का तरीक़ा था, जो जो प्रचलन था, वो इतना मशहूर हुआ कि ये एक ओरल ट्रेडिशन बन गया हिंदुस्तान में। और तकरीबन 19th सेंचुरी आते आते तक दास्तानें सुनाने का जो फ़न था वो इतना मकबूल हो गया कि तकरीबन कोई भी आदमी, रऊसा, कोई भी रसूख वाला, नवाब, कोटियर, बादशाह, उसके एंटोuraज में एक कम से कम स्टोरी टेलर, एक दास्तान गो जो था वो मुलाजिम ज़रूर रहता था। और ये दास्तानें जो हैं, अरबी में तो कोई इसका नुस्खा नहीं मिलता है,
लेकिन फ़ारसी में इसका नुस्खा जो है वो मौजूद था। इनफैक्ट जहांगीर के ज़माने में एक ईरान से स्टोरी टेलर आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, फ़खरुज़्ज़मानी साहब। तो फ़खरुज़्ज़मानी साहब जो हैं वो एक फ़ारसी में नुस्खा लेके आए थे दास्तान अमीर हमज़ा का। लेकिन उर्दू में पहली बार जो है ये दास्तान अमीर हमज़ा छपी है 1854 में कलकत्ता में। और जब ये छपी तो ये 1 वॉल्यूम की कहानी थी। लेकिन बाय द टाइम हम 19th सेंचुरी के आखिर में पहुँचे तो लखनऊ में एक बहुत मशहूर पब्लिशर थे मुंशी नवल किशोर। नवल किशोर साहब नवल किशोर प्रेस चलाते थे, और उन्होंने क्या किया कि जितने बड़े दास्तान गो उस ज़माने के लखनऊ में थे उनको कमीशन किया और कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि इन दास्तानों को आप ट्रांसक्राइब कीजिए, आप इनको कलमबंद कीजिए और हम इनको पब्लिश करेंगे। और तो ये सिलसिला शुरू हुआ। सैयद मोहम्मद हुसैन जा पहले दास्तान गो थे जिन्होंने लिखना पेन करना शुरू किया इन दास्तानों को। और 1883 में पहला वॉल्यूम दास्तान अमीर हमज़ा का आया, और 1917 में 46th वॉल्यूम आया। 34 साल के पीरियड में कुछ 46 वॉल्यूम्स 46 वॉल्यूम्स दास्तान अमीर हमज़ा के आए। Each volume was like 1,000 page long, and overall 46 volumes, 42,000 pages. This was the longest running romance epic fantasy tale in the world. इससे लंबी कहानी दुनिया में किसी खित्ते ज़मीन, किसी ज़बान, किसी कल्चर, किसी अदब में नहीं लिखी गई। ये 46 जिल्दें collective authorship over 34 years happened only in India in early 20th century and late 19th century. फिर ये दास्तानें जब मकबूल होने लगीं तो एक साहब और थे, आपको तो पता है हिंदुस्तान जुगादरियों का मुल्क है। हे कार्तिकेय, सो लवली टू सी दैट यू आर अराउंड। आपको तो पता ही है कि भाई ये जुगादरियों का मुल्क है। तो उन्होंने क्या किया कि एक साहब को कमीशन किया, पंडित देवकी नंदन खत्री, और उनसे कहा कि साहब ये इसमें जो है ना बड़ा इस्लाम हो रहा है, ज़रा इसका एक हिंदुआइज्ड वर्जन निकालिए। तो उन्होंने फ़ौरन अमीर हमज़ा को चंद्रकांता बनाया, और फिर चंद्रकांता जो है वो 11 स्तुति आपके सामने आ गई। लेकिन 20th सेंचुरी जो है वो काफ़ी टमल्चुअस टाइम था। टेक्नोलॉजी रैपिडली एडवांस हो रही थी, रेडियो आ गया, टेलीविज़न आ गया, सिनेमा आ गया, लिटरेचर के अंदर भी काफ़ी चेंजेस, काफ़ी बदलाव आ रहे थे। रशियन रेवोल्यूशन आया, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हिंदुस्तान आया खासकर, और फैंटेसी टेल्स को हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद आए थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में जो है काफ़ी रिफॉर्म करने की कोशिश की। और ये हुआ कि साहब ये जो फैंटेसी टेल्स हैं ये काफ़ी प्योराइल हैं, आर्ट शुड बी फॉर द सेक ऑफ आर्ट। और ये सारा जो मूवमेंट शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ कि दास्तानें जो हैं वो पीछे चली गईं, और अफसाना निगारी, शॉर्ट स्टोरी टेलिंग, novel, they became more important, and it all became about society and transforming society and about talking about the oppression in society, and the other forms of storytelling became relegated, consigned to past. तो ये दास्तानें जो हैं वो गायब हो गई। अब कुछ 15 साल से हम जैसे निकम्मे लोग जिनको कोई रोल वोल नहीं देता, हाय मंत्रा, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर, हम जैसे निकम्मे लोग जो हैं वो जिनको कोई रोल वोल नहीं देता, कुछ काम वाम नहीं है, तो हमने सोचा कि ये दास्तानें याद करके आपको सुनाई जाए। और इन दास्तानों का कमाल ये है कि उसी ज़बान में सुनाने के बावजूद भी 150 साल बाद भी वो उसी तरह से असर करती हैं जब आप सुनते हैं। दिस इज़ वेयर ओरल परफॉर्मेंस एंड ओरल कल्चर इज़ एट इट्स जेनिथ, इज़ एट इट्स टॉप। तो फिर क्या हुआ कि कुछ 9-10 साल सुनाने के बाद दास्तानें एक ऐसा दौर आया कि मैं थोड़ा दास्तानों से अलग हुआ और मैंने शहर भी बदला। मैं दिल्ली से बम्बई आया, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आपने दास्तानें करना क्यों बंद कर दिया, आप प्लीज़ दास्तानें कीजिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं दोबारा स्टोरी टेलिंग की तरफ आया तो मैंने सोचा कि भाई क्यों सिर्फ उर्दू में कहानियाँ क्यों। तो मैंने किस्सेबाजी करके एक नया ब्रांड निकाला जिसमें हमने सोचा कि हम हिंदुस्तान की हर ज़बान में कहानियाँ सुनाएंगे। लेकिन जब हम हर ज़बान में कहानी सुनाने बैठे तो मसला ये दरपेश आया कि भाई अगर कोई वो ज़बान समझने वाला है उसको तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन कोई वो ज़बान नहीं समझता तो उसको कहानी कैसे पहुंचाई जाए। तो हमने ये तय किया कि किस्सेबाजी के तहत हम कहानियों को बाइलिंगुअली सुनाएंगे, जिसमें एक ज़बान कोर ज़बान होगी, वो ज़बान होगी जिसके अंदर कहानी असल में लिखी गई थी, और एक ज़बान ब्रिज ज़बान होगी जो या हिंदी हो सकती है या अंग्रेज़ी हो सकती है,
परफॉर्मर की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये किया कि कहानी जो सुनाई जाएगी उसमें जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सारे जो हैं कोर ज़बान में। अब मान लीजिए जैसे कि हमने आपको मलयालम में एक कहानी सुनाई, तो कहानी में जो डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं वो सब हमने मलयालम में रखे, लेकिन जो प्लॉट पॉइंट्स हैं, जो एक्शन पॉइंट्स हैं, जो कहानी आगे बढ़ रही है, वो हमने हिंदी या अंग्रेज़ी में रख दिए। तो अब जैसे कि एक कहानी है कि आज आपको एक नोटिफिकेशन मिला कि 9 बजे रात में फेसबुक लाइव के ऊपर एक साहब आएंगे, वो आपको दास्तानें सुनाएंगे। आपने साहब खाना वाना खा के तैयार हुए, अपना फ़ोन लेके आप बिस्तर में बैठे कि चलिए साहब आज कहानी सुनते हैं। अब मैं आया तो मैंने आपको आके दुनिया भर की बातें बताना शुरू की, कहानी नहीं बताई। आपने अपने मन में कहा पता नहीं यार कहाँ फंसा दिया इन्होंने, बोर कर दिया, और आपने अपना फ़ोन बंद किया। बंद मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकली। आपने अपना फ़ोन बंद किया और आपने कुछ चैनल स्विच किया और कहीं और निकल गए। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई ये सब प्लॉट पॉइंट्स हैं, लेकिन अब इस कहानी में मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपने क्या गालियां दी मुझे देखकर, या आप जो कमरे में बैठे हैं उस कमरे का डिस्क्रिप्शन क्या है, या आपके मन में जो विचार गुजर रहे हैं वो क्या हैं, ये मैंने नहीं बताया आपको। तो ये ओरिजिनल लैंग्वेज में चले जाते हैं। तो उससे जब हमने ये प्रोजेक्ट किया तो ये हमें समझ में आया, जब हमने ये डिवीज़न किया, कि लोग असली ज़बान का मज़ा भी ले लेते हैं और कहानी का जो मफ़हूम है, कंटेंट है, वो भी लोगों तक पहुंच जाता है। तो हमने किस्सेबाजी के तहत हिंदी, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, मराठी, हरियाणवी, मारवाड़ी, इतनी ज़बानों में हमने कहानियाँ सुना दी हैं, और कम से कम 10 या 12 आर्टिस्ट हमारे साथ परफॉर्म कर चुके हैं। हमने हिंदुस्तान के हर तकरीबन बड़े शहर में जाके सुनाया हुआ है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर, वैंडरबिल्ट, तकरीबन हर जगह हम किस्सेबाजी का ये प्रोजेक्ट लेके जा चुके हैं। इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, मिशिगन में हूँ, और मैं यहाँ पे अगेन किस्सेबाजी के लिए आया था। न्यूयॉर्क में मुझे टीएम कृष्णा साहब और उस्ताद हिदायत हुसैन खान साहब के साथ एक म्यूज़िकल स्टोरी टेलिंग ओपन करनी थी मार्च में, प्लस प्रिंसटन में, टफ्स में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर्स देने थे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। तो ये इन जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी है। अब शायरी बहुत ज़रूरी है। शायरी आप के दिल पे असर करती है, इसीलिए शेमस हीनी, द फेमस आयरिश पोइट, यूज्ड टू से दैट एवरीबडी शुड एटलीस्ट लर्न 1000 पोएम्स बाय हार्ट। और हमारे यहाँ तो उर्दू ज़बान में ये ट्रेडिशन थी कि कोई शायर बनना चाहता था तो उससे कहा जाता था कि कम से कम 1000 अशार जो हैं वो किसी और शायर के जो हैं वो याद करके आओ, तब जाके आप अपना शेर लिखना शुरू करेंगे। तो शायरी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको लताफत की तरफ ले जाती है, कुछ खूबसूरत जो हमारे अंदर है उसकी तरफ ले जाती है, कुछ नफीस जो हमारे अंदर है उसकी तरफ ले जाती है। तो आज मैं आपको एक ज़बरदस्त नज़्म सुनाने जा रहा हूँ। नून मीम राशिद साहब की है, वन ऑफ हिज मोस्ट आइकॉनिक पोएम्स। बड़ी मुश्किल से मैंने याद की है, कुछ अगर गड़बड़ हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ज़िया मोहिद्दीन साहब कहते हैं कि ये नज़्म वो है जो दर्शाती है कि इंसान मुसलसल अपने आदर्श को पाने की होड़ में लगा रहता है। बट इट्स अ पोएम ऑफ होप, इट्स अ पोएम ऑफ हाउ वी कैन बी इंस्पायर्ड एंड हाउ वी कैन क्रिएट आवर बेस्ट। इस पोएम का उन्वान है हसन कुज़गर नंबर 1। जहाज़ाद नीचे गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कुज़गर हूँ। तो यूसुफ बाज़ार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी कि मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। जहाज़ाद 9 साल दीवाना फिरता रहा हूँ। ये वो दौर था जिस पे मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर न देखा। जो लोग ज़रा उर्दू से इतना वाकिफ़ नहीं हैं, कूज़गर मीन्स द पॉटर, कूज़े पॉट्स। ये वो दौर था जिस पे मैंने कभी अपने रंजूर कूज़ों की जानिब पलट कर न देखा। वो कूज़े मेरे दस्ते चाबुक के पुतले
गिलो रंग रोगन की मखलूक बेजां, वो सरगोशियों में ये कहते, हसन कूजगर अब कहाँ है। वो खुद हमसे अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं की मानिंद है रूए गर्दा। जहांजाद 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। तगारों में मिट्टी, कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं, संग बस्ता पड़ी थी। सराहियो मीना जाम सुबू और फानूस गुलदा, मेरी हेच माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कूजगर पाबगिल खाक बरसर बरहना सरे चाक, जोलीद मुंह सर बजानू किसी गमजदा देवता की तरह वाहिमा के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा था। जहांजाद 9 साल पहले तू नादां थी, पर तुझे यह खबर थी कि मैंने हसन कूजगर ने तेरी काफ की सी फक्ताब आंखों में देखी है वो ताब ना की कि जिससे मेरे जिस्म जां अब्र महताब का रहगुजर बन गए थे। जहांजाद बगदाद की ख्वाबगूं रात, वो रूद दजला का साहिल, वो कश्ती, वो मल्लाह की बंद आँखें, किसी खस्ताजां रंज पर कूजगर के लिए एक ही रात वो कोहरबा थी कि जिससे अभी तक है पैवस्त उसका वजूद, उसकी जान, उसका पैकर। मगर एक ही रात का ज़ौक़, दरिया की वो लहर निकला, हसन कूजगर जिसमें डूबा तो उभरा नहीं है। जहांजाद उस दौर में हर रोज़ वो सोख्ता बख्त आकर मुझे देखती चाक पर पाबगिल सर बजानू तो शानों से मुझको हिलाती। वही चाक जो साला साल था जीने का तन्हा सहारा। वो शानों से मुझको हिलाती, हसन कूजगर होश में आ। हसन अपने वीरान घर पर नजर कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर भरेंगे। हसन ए मोहब्बत के मारे मोहब्बत अमीरों की बाजी। हसन अपने दीवार दर पर नजर कर। मेरे कान में ये नवाए हंसी यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को जेर गिरदाब कोई पुकारे। वो अश्कों के अंबार, फूलों के अंबार थे हाँ, मगर मैं हसन कूजगर शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब था जिनमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी जिंदगी का निशान तक नहीं था। जहांजाद मैं आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्द तारीकी में तेरे दर के आगे खड़ा हूँ, सरो मुंह परेशान। दरीचे से वो काफ की सी तिलिस्मी निगाहें मुझे आज फिर झांकती हैं। ज़माना जहांजाद वो चाक है जिस पे मीन और जाम और सुबू और फानूस और गुलदां की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूँ लेकिन 9 साल जो गम के कालिब में गुजरे। हसन कूजगर आज एक तोदे खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। जहांजाद बाजार में सुबह अत्तार यूसुफ की दुकान पर तेरी आंखें फिर एक बार कुछ कह गई हैं। उन आंखों की ताबिंद शोखी से फिर उठी है तोदे खाक में नम की हल्की सी लर्जिश। यही शायद इस खाक को गिल बना दे। तमन्ना की वसात की किसको खबर है जहांजाद, लेकिन तू चाहे तो बन जाऊं मैं फिर वही कूज़ाकर कि जिसके कूज़े थे हर काखुकू और हर शहर करिया की नाजिश थे, जिनसे अमीरो गदा के मसाकिन दरख्शां। तमन्ना की वसात की किसको खबर है जहांजाद, लेकिन तू चाहे तो मैं फिर पलट जाऊं उन अपने रंजूर महजूर कूज़ों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब,
मईशत के इजहार फ़न के सहारों की जानिब, और उस गिलोला से, उस रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हो रोशन। ख्वातीन हज़रात, दैट वॉज नून मीम राशिद्स आइकॉनिक पोएम हसन कूज़ागर नंबर 1। तो क्या आप दुनिया की सबसे पहली दास्तान सुनने के लिए तैयार हैं? ये है दुनिया की सबसे पहली कहानी। इससे पहले कोई कहानी नहीं थी। अगर आपसे कोई कहता है कि इससे पहले कोई कहानी है तो झूठ बोल रहा है, उसे जूते लगाइए और उसे बाहर निकाल दीजिए। क्या आप दुनिया की सबसे पहली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप दुनिया की सबसे पहली कहानी सुनने के लिए तैयार है, जल्दी से यहां पे अपने हाथ लगाइए, अपने तालियां बजाइए, हाय बोलिए, यस बोलिए, हाथ फ्लटर कीजिए और आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। मैं फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। ख्वातीन हज़रात, पेश है आपकी खिदमत में दुनिया की सबसे पहली कहानी। ख्वातीन हज़रात, खुशामदीद। तो क्या आप दुनिया की सबसे पहली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? ये है दुनिया की सबसे पहली कहानी। इससे पहले कोई कहानी नहीं थी। अगर आपसे कोई कहता है कि इससे पहले कोई कहानी है तो झूठ बोल रहा है, जूते लगाइए, उसे बाहर निकाल दीजिए। ये है दुनिया की सबसे पहली कहानी। तो दुनिया की सबसे पहली कहानी ये है कि एक गांव में एक मियां और एक बीवी रहा करते थे। बीवी के मन में एक राम कथा थी और एक राम भजन था, लेकिन बीवी ना किसी को राम कथा सुनाए ना किसी को राम भजन सुनाए। अब राम कथा और राम भजन दोनों बीवी के मन में बैठे हुए, उनका दोनों का अंदर दम घुट रहा, दोनों इस फिराक में कि किसी दिन कमबख्त या अपना मुंह खोले तो हम बाहर निकले, लेकिन बीवी मुंह खोल के ना दे, ना किसी को राम कथा सुनाए ना किसी को राम भजन सुनाए। अब इत्तेफाक से एक दिन क्या हुआ कि बीवी मुंह खोल के सो गई। जी, अब जो बीवी मुंह खोल के सो गई तो राम कथा और राम भजन ने सोचा कि यही मौका अच्छा है बाहर निकलने का। दोनों रेंगते हुए बाहर निकले। एक बाहर कुर्ता बन के खूंटी पे टंग गया और एक चप्पल बन के बाहर ड्योढ़ी पे बैठ गई। थोड़ी देर में उसका मियां आया। अब जो मियां आया तो उसने देखा, आए कुर्ता चप्पल। उसने फौरन बीवी को उठाया और कहा, बीवी बीवी, ये मेरी गैर मौजूदगी में यहां कौन आया था? बीवी ने आंख खोली, कौन आया था? उसने कहा, कुर्ता किसका है, ये चप्पल किसकी है? बीवी ने देखा कुर्ता चप्पल, उसने कहा मैं क्या जानूं। अब जो मियां ने इसरार किया तो बीवी ने तेवर दिखाए, कहा जी मेरी जूती जाने, मैं यहां सो रही थी। अब साहब दोनों मियां बीवी में वो झगड़ा, वो लड़ाई, वो जूतम पजैद। साहब आखिर में मियां दिक आ गया, उसने अपना कंबल उठाया, कहा मैं आज घर में नहीं रहूंगा, और फौरन वो वहां घर से बाहर निकला कि भैया आज मैं कहीं और जाके सोऊंगा। अब जब मियां घर से बाहर निकला, बीवी ने दिया बुझाया, जमाई ली और फिर सो गई। इत्तेफाक से उस गांव में जब सारे दिए बुझ जाते थे तो उन दियों की जो लवे हैं, फ्लेम्स, वो सब मंदिर में इकट्ठा होकर गप लगाया करती थी। जी, सब मंदिर में इकट्ठा होकर गप लगाया करती थी। अब जो इस घर का दिया बुझा तो यहाँ की लव यूं तैरते 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 मंदिर पे पहुंची तो बाकी लवों ने कहा, सखी क्या बात हुई, आज तुम्हें आने में देर क्यों हुई? उसने कहा, क्या बताऊं, वही मियाँ बीवी का झगड़ा। अजी वो बीवी के मन में एक राम कथा और एक राम भजन रखी हुई थी, ना वो किसी को राम कथा सुनावे ना वो किसी को राम भजन सुनावे, दोनों का दम घुटे जावे। आखिर में इत्तफाक से आज मुंह खोल के सो गई। अब जब मुंह खोल के सो गई तो दोनों रेंगते हुए बाहर निकले। एक जो है कुर्ता बन के खूंटी पे टंग गया, एक जो है चप्पल बन के ड्योढ़ी पे बैठ गई। थोड़ी देर में मियाँ आए। तुम्हें तो पता ही है मियाँ कितने शक्की हुआ करते हैं। जी, अब जो वो आया उसने देखा कुर्ता चप्पल यूं जूतम पजैद, वो लड़ाई वो झगड़ा। अजी आखिर पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया, जीना दिक कर दिया। उसने अपना कंबल उठाया, कहा जी मैं जा रहा हूं बाहर, आज घर में ना रहूंगा। तब जाके बीवी ने जमाई ली, दिया बुझाया, मुझे फुर्सत मिली, मैं यहां आई। इत्तफाक से मियाँ कंबल लेके उसी मंदिर में सो रहा था। जी, वो कंबल लेके उसी मंदिर में सो रहा था। अब जो उसने वहां पे सारी रुदात सुनी, सारी दास्तान सुनी, तो उसने अपने दिल से कहा, अबे भैया ये तो मेरे घर की बात हो रही है। खाम मैं अपनी बीवी पे शक कर रहा था। अरे वो कौन सी राम कथा है जो उसने आज तक ना सुनाई, वो कौन सा राम भजन है जो उसने आज तक ना गाया। वो कंबल लेके दौड़ता 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 सीधे घर पहुंचा, बीवी के पैर पे गिर गया, मिन्नत समाजत की, उससे माफी तलाफी मांगी, कहा बीवी बीवी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम पे शक किया। अरे वो कौन सी राम कथा है जो तुमने आज तक ना सुनाई, वो कौन सा राम भजन है जो तुम्हें आज तक ना गाया। बीवी ने मुंह खोला, कौन सी राम कथा, कैसा राम भजन। इसीलिए आपसे कहा जाता है अगर आपके मन में कोई राम कथा या राम भजन है तो फौरन उसको सुनाइए, फौरन दूसरों तक उसे पहुंचाइए, वरना कहीं आपका मुंह ऐसे ही खुला रह गया तो वह आपके मुंह से यूं गायब हो जाएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपके पास कभी कोई राम कथा या राम भजन थी। तो दास्तान यहां खत्म होती है दुनिया की सबसे पहली कहानी की।
अब आप ये बताइए, क्या आप दुनिया की सबसे लंबी कहानी सुनने को तैयार हैं? दुनिया की सबसे लंबी दास्तान। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच for enjoying this story. Now I'm going to tell you the world's longest story. Thank you, Ishan. Are you guys ready for it? Yes, yes, thank you so much. तो दुनिया की सबसे लंबी दास्तान अमीर हमजा, जिसमें अमीर बातौकीर अमीर हमजा उन बादशाहों जादूगरों से खुदाओं से लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं जो खुदाई का दावा रखते हैं या अपने आप को खुदा कहते हैं। अब जहां दास्तान अमीर हमजा तिलिस्म होशरुबा शुरू होती है, उस वक्त अमीर हमजा की लड़ाई एक बहुत बड़े जादूगर ज़मुर्रद शाह बाख्तरी उर्फ खुदावंद लका से हो रही है। लका का 80 गज का कद है, 60 गज की उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी के हर एक बाल में उसने मोती पिरो रखा है। जहां वो जाता है अपने आप को खुदा वो कह देता है, वहां के सब छुपड़िए जादूगर उसको खुदा तस्लीम कर लेते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन अमीर हमजा वहां पहुंचते हैं, वो जाकर उसको शिकस्त देते हैं, वो वहां अपना मुंह पिटा के भागता है, कहीं और पहुंचता है, फिर जाके खुदाई का दावा करता है और फिर साहब उसके वहां के छुटभइये जादूगर जो हैं वो उसको खुदा मान लेते हैं। फिर अमीर हमजा पहुंचते हैं। यही सिलसिला 46,000 पेज तक चलता रहता है। अब जहां दास्तान अमीर हमजा खुली है, वहां कोहे अकीक पर, माउंटेन ऑफ अगेट के ऊपर अमीर हमजा की जंग हो रही है लका के साथ। लका जब हारने लग जाता है तो वो कोहे अकीक पर एक किला है, वहाँ सुलेमान बादशाह रहता है, उसके किले में दाखिल होता है और वहाँ जाके कहता है भैया मेरी मदद करो। तभी सुलेमान के दिमाग में बात आती है कि मैं अकेला तो इसका मानने वाला हूँ नहीं, तो सिर्फ मैं क्यों मदद करूँ। तो सुलेमान क्या करता है कि आसपास के जितने छुटभइये बादशाह हैं उन सबको खत लिख के भेजता है कि भैया ऐसा है कि लका तुम सबके खुदा हैं, ऐसा है फौरन जो है तुम उनकी मदद के लिए सामान भेजो। अब जब वो ये कहता है तो एक खत जो है उसमें से अफरासियाब को जाता है। अफरासियाब जो है वो तिलिस्म होशरुबा, यानी वो तिलिस्मी दुनिया जो आपके होश उड़ा दे, वो उसका मालिक है। अफरासियाब, आप मेरे साथ चल रहे हैं ना? अभी तक भटके तो नहीं है ना? हैं? जल्दी से यहाँ पे यस यस करके बताइए मुझे, कहानी जो मैं सुना रहा हूं आप साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? लका अपने आप को खुदा कहता है, हार रहा है। सुलेमान के पास आके उसने जो है पनाह ली है। उधर सुलेमान ने खत लिखा है बाकी जादूगरों को कि भैया लका की मदद के लिए फौज भेजो। उसमें से एक खत अफरासियाब के पास गया है। अफरासियाब जो है वो तिलिस्म होशरुबा का बादशाह है। वो कहता है कि साहब अरे मैं एक ऐसा ज़बरदस्त साहिर भेजूंगा जो साहब फौरन हमजा को शिकस्त दे देगा, कुल हमजा के लश्कर को तबाह बर्बाद कर देगा। अब साहब क्योंकि अफरासियाब लका की मदद कर रहा है, तो क्या हुआ कि अमीर हमजा के पोते असद गाजी वो तिलिस्म होशरुबा में दाखिल होते हैं अफरासियाब को शिकस्त देने के लिए। लेकिन अफरासियाब क्या करता है कि जादू से, धोखे से, डिसेप्शन से असद गाजी को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देता है। अब जब वो असद गाजी को कैद खाने में डाल देता है तो अमर अय्यार, अय्यारों के बादशाह, अय्यार जो होता है वो एक ट्रिक्स्टर होता है, उसको जादू नहीं आता, लेकिन वो अपनी हाजिर जवाबी से, स्ट्रीट स्मार्टनेस से, भेस बदल कर, रूप बदल कर, मक्कारी से, झूठ बोलकर वो अपने मकसद को हासिल कर लेता है। तो अय्यारों की, ट्रिक्स्टर की एक पूरी फौज है और उसके बादशाह हैं अमर अय्यार। अमर अय्यार अमीर हमजा के बचपन के दोस्त हैं। तो जब अमीर हमजा के पोते को अफरासियाब गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल लेता है तो अमर अय्यार जो अमीर हमजा के बचपन के दोस्त हैं वो कहते हैं कि मैं जाता हूँ और जाके छुड़वाता हूँ। तो वो अपने 4 बड़े शागिर्द जासूस, जरगाम, बर्क फिरंगी और मेहतर क़िरान, 4 बड़े शागिर्दों के साथ तिलिस्म होशरुबा में दाखिल होते हैं असद गाजी को छुड़वाने के लिए, रिहा करवाने के लिए और अफरासियाब को शिकस्त देने के लिए। तो दास्तान यहाँ पे शुरू होती है। आप दास्तान सुनने के लिए तैयार हैं? दास्तान सुनाने से पहले रिवायत है, साक़ीनामा पढ़ा जाता है, यानी कि शराब पिलाने वाली की तारीफ में चंद अशआर। तो वो दारू पिला साक़िए मैं परस्त, कि जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बाद अखारों से तू, हवाले करब सागरे मश्क बू। फिरे मस्त बड़ मारते हर तरफ, चले रिंद बन काटते हर तरफ। तेरे फैज़ से हूँ मैं जादू कलाम, फसूसाज मशहूर हो मेरा नाम।
वो फ़िक्रे दुएं ज़ाहिदे खुश को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साकी व अय्यारियाँ, करूँ जाकर वाइस से मक्कारियाँ। न हो हुर्मते दुख्त रस का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल। ज़रा जा फिर मैं कदे को चलो, कि राह तिलिस्मा दरियाफ्त हो। कि सुखन साजाने मानिए दिल फरेब, व रमूज़े शनासाने कलामे बिरहब व रहेब। जादू बयानी से तस्कीर तिलिस्म ज़मीर तरंग, और तदबीर मुअज्जज़ नमाया इस तरह फरमाते हैं। और बनज़रे दूरंदेश जादे खतरनाक पर सर नीचे कर यूं कदम उठाते हैं, कि जब अय्यार बेनज़ीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर और चार उनके शागिर्द तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हुए, तो चारों तरफ शक्ल जादूगरों की बनाकर फिरना शुरू किया। मगर एक दूसरे का हाल जोया रहा। कहीं सहराए सरसब्ज देखा, तो कहीं दरियाए ज़ख़्क़ार मौजन पाया। पहाड़ों पे दांग तिलिस्म पर किए नए नए स्वांग, बंगले साहिरों के बने, चौकियां जादूगरों की बहुक्मे अफरासियाब बैठी। जादूगर सहर करते, आग पत्थर आसमान से बरसते, गरज के ये सब कैफियत देखते हुए अय्यार जो अलहदा अलहदा चले जा रहे थे, उसमें से अमर अय्यार एक मकाम पे पहुंचा। सहराए अजीब देखा कि सारा जंगल चांदी का बना है। दूर तक पूरी घास मुक्कैश की उगी हुई है। अमन जो ये पूरा जंगल चांदी का देखा तो अपने दिल से ख्याल किया, हाय मुमकिन होता तो ये पूरा जंगल उठाकर अपनी जंबील में रख लेता। अब देखिए मसला ये है कि अमर अय्यार को जादू नहीं आता, पर उसको पैगंबरों की तरफ से, प्रॉफिट्स की तरफ से कुछ जो हैं तोहफ़, कुछ गिफ्ट्स मिले हुए हैं। उसमें से एक तोहफ़ा जो से मिला हुआ है वो है जंबील। जंबील क्या है? वो देखने में एक छोटा सा पाउच है। वो आपने बटुआ देखा ना, लोग जो अपना यहाँ कमर में ऐसे बांध के रखते हैं, वो छोटा सा एक पाउच है, एक बटुआ है। लेकिन अगर अमर अय्यार उसकी 84 घुंडियाँ 84 नॉट्स खोल दे, तो उस छोटे से पाउच के अंदर इतनी सुई से लेके बड़ी, इतनी छोटी सुई से लेके बड़े से बड़ा महल उसके अंदर समा सकता है। 7 शहर उसके अंदर हैं। कितने शहर उसके अंदर हैं भाई साहब? हैं? बताइए, पता लगे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? 7 शहर उसके अंदर आबाद हैं जी। अब क्या है कि ये आप फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, इसका ये सब बयान करना सही नहीं है। अब आप लोग दुआ करिए ये कोरोना वायरस की वबा जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और लॉकडाउन ख़त्म हो। फिर क्या है कि हम लोग कुछ वानखेड़े स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम टाइप जैसा बुक करेंगे। 10-15 हज़ार रुपये का टिकट आप लोगों को लेना पड़ेगा। फिर मैं आपको जो 7 शहर उसके अंदर आबाद हैं उनका किस्सा सुनाऊंगा। हैं, अब आप लोग दुआ कीजिए कि ये वबा ख़त्म हो। तो साहब, अब जो अमर अय्यार ने पूरा जंगल चांदी का देखा तो उसने अपने दिल से कहा कि मुमकिन होता तो ये सारा जंगल अपनी जंबील अपनी पाउच में रख लेता। क्या करूं, कुछ बस नहीं आए। तभी दिल में ख्याल आया कि जहां तक हो सके हसिया सिकल जंबील से निकालो और जहां तक हो सके यहाँ की घास काट लो। अब साहब उसने हंसिया निकाली, जल्दी घास काटे जा रहा था। अभी थोड़ी ही घास काटी थी कि तभी सदा आई, बाश ऐ दुस्त मक्कार, मैं तेरी ही तलाश में था, किधर बचकर जाएगा। अमर ने जो अब गर्दन उठा के देखा, हाय क्या देखा कि एक जादूगर, पूरा बदन चांदी का है, सर के बाल मुक्कैश के हैं, मुंह आंख नाक कान हर तरफ से शोले आग के निकलते हुए असबाब शहर का लिए तलवार हाथ में लिए ललकारता चला आता है। अमर ने चाहा कि उसे देखकर जाए, कहीं भागे, लेकिन उस साहिर ने ऐसा सहर किया कि अमर आगे ना जा सका। उसके पांव जमीन में चिमट गए। उस साहिर करीब आया और उसने कहा, क्यों बे, तेरा ही नाम अमर है? अमर ने कहा, भैया हम तो घसियारे हैं, कौनो मुसीबत के मारे हैं। अरे कसम खुदावंदे लका की, आज नाम ही अमर पहली बार सुना है। उसने कहा, चुप कर, मुझसे मक्कारी करता है। अबे अफरासियात तेरी खबर पेशतर कर दे चुका है। अबे बेवकूफ, मैंने तुझे गिरफ्तार करने के लिए ये सारा जंगल बजोर शहर चांदी का बनाया। अब तुझे पाया, तेरा सर काट के ले जाऊंगा, शहंशाह से इनाम पाऊंगा। इधर तो ये बातें होती थी, उधर अब आपको ये पता नहीं, अब ध्यान दे रहे थे कि नहीं? आपको मैंने बताया था कि अमर अय्यार जो है वो तिलिस्म होशरुबा में जो दाखिल हुआ है वो अपने 4 बड़े शागिर्दों के साथ दाखिल हुआ है। याद है कि आपको नहीं याद है? अब जब वो दाखिल हुआ है तो उसमें से एक शागिर्द मेहतर क़िरान, वो उसने दूर बुलंदी पर से माजरा देखा कि है
एक जादूगर उस्ताद को कत्ल किया चाहता है। बस उसने दिल में कुछ अय्यारी सोची और रवाना हुआ इधर। ये साहिर के नाम इसका मुकर्रनिस जादू है, अनकरीब अमर का कत्ल किया चाहता था कि तभी सदा आई, भाई जरा ठहरना। मुकर्रनिस ने पलट कर देखा कि एक साहिर मुंदरे कान में पहने हुए, त्रिशूल हाथ में लिए, काले सांप सर से लपेटे, असबाब सहर का लिए ललकारता चला आता है। मुकर्रनिस रुक गया। ये साहिर हांफता फांपता कांपता वहां करीब पहुंचा और कहने लगा, भैया जब तक इस चोर से मेरा माल न कबूल करवा लीजिए, इसको कत्ल न फरमाइएगा। हुजूर, ये चोर मेरे घर से सब सामान चुरा के ले आया। अजी सामान तो दरकिनार, ये देखिए ये मोती अकेला रह गया, इसकी जोड़ी का ये कमबख्त चुरा के ले आया। ये कहकर एक मोती बराबर मुर्गी के अंडे के नाप का। देखा आपने इतना बड़ा मोती है? इतना बड़ा मोती मुर्गी के अंडे के नाप का दिखाया। अब जो मोती दिखाया, मुकर्रनिस फरेफ्ता हुआ कहने लगा, मियाँ ये तो बड़ी नायाब चीज लाए हो, जरा हमें भी दिखाओ, हम भी करीब से देखें। उसने कहा, जी हुजूर ये तो कुछ नहीं है, जरा इस मोती को अपने दहन के करीब ले जाइए और इसे मुंह की भाप दीजिए, फिर इसकी चमक और आबोताब देखिए। उसने मोती लिया, दहन के करीब लाया, उसे मुंह की भाप देना शुरू किया। यकायक मोती फटा, फुलझड़ी की तरह से धुआं उसमें से निकला। धुआं मुकर्रनिस के मुंह, आंख, नाक, कान के रास्ते से जाकर उसके दिमाग में पेचीदा हुआ। मुकर्रनिस चक्कर खा के जमीन पे गिरा और बेहोश हो गया। और वो साहिर जो मोती लेकर आया था, उसने नारा बुलंद किया, सरियुस से चूं बादे बहारी, जहां सरहंग दर खंजर गुजारी, बमैदान अजदर आतिश फशानम, मनम मेहतर किरा शेर जियानम। ये कहकर एक बुगदा जो उसके सर पे मारा तो मुकर्रनिस का सर बाश पाश हो गया, 1000 टुकड़े हो गए। बर्फबारी और संगबारी आसमान से होने लगी। वो पूरा जंगल चांदी का मिट गया। हौलखेज सदाएं आने लगी और एक खुश रंग तायर, एक रंगीन चिड़िया उसके सर से निकली और अफसोस 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 कहती हुई बादशाह अफरासियाब की तरफ चली। उधर अमर को रिहाई मिली। अमर ने क़िरा की अय्यारी की तारीफ की। क़िरा ने कहा, हुजूर ये सब तो आप ही की तरबियत का असर है, कहिए इरादा क्या है, चलने का कस्द दर है। अमर ने कहा, बेटा ये चवन्नी इनाम लो, वक्त पे आना, चलो खुदा हाफिज, अपनी अपनी राह लो। क़िरा सलाम करके एक तरफ गया और अमर सलाम करके दूसरी तरफ निकला, मगर ये जो रंगीन तायर उसके सर से निकला और बादशाह अफरासियाब के पास पहुंचा। उसने जाकर बादशाह अफरासियाब से क्या कहा, उसके लिए आपको ये दुआ मांगनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि ये कोरोना की वायरस किसी भी तरह से खत्म हो, जिससे कि दोबारा थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो सके और हम आपको फिर थिएटर में बैठ के आगे की दास्तान सुनाएंगे। तो ख्वातीन और हजरात, यहां खत्म होती है दास्तान अबू अय्यार और मुकर्रनिस जादू की। तो क्या आप दुनिया की आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बताएं बताएं, क्या आप दुनिया की आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू विराज। आर यू रेडी टू हियर द लास्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड? कोमल पांडे, थैंक यू सो मच। ईशान शर्मा, मंत्र मुक्त मेरे भाई, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक्स निशांत, थैंक्स विराज। दुनिया की आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग कि नहीं? बिल्कुल। रजत, संयुक्ता, अभिज्ञा, ऑलराइट। ईशान, यस। रिचा शर्मा, यस। मंत्रमुग्ध, आर यू रेडी फॉर द लास्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड? यस ऋतुपर्णा। कपिल, आग लगा दी तुम्हारे अंदर ना, तब ठीक है। सूरज, यस, ऑल राइट। दिस इज द लास्ट स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की आखिरी कहानी है, इसके बाद कोई कहानी नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है इसके बाद कोई कहानी लिखी गई है तो झूठ बोल रहा है, जूते लगाइए और बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे यकीन कीजिए। तो ये दुनिया की आखिरी कहानी। दुनिया की आखिरी कहानी यह है कि बनारस में एक राजा रहता था जिसे रामकथा सुनने का शौक था। भैया रामकथा तो उतनी जितनी रामायण में है,
अब वो रामायण खत्म हो जावे, राम कथा खत्म हो जावे, बादशाह अफसरदा हो जावे, को भवन में चला जावे। अब एक दिन मंत्री का दिमाग चल गया, आपको तो पता ही है मंत्री देश को चला रहे हैं। मंत्री का दिमाग चल गया, उसने कहा महाराज ऐसा कीजिए, आप घोषणा कर दीजिए जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशरफी इनाम मिलेगी। अब साहब मनादी पिट गई, अब मनादी पिट गई, पूरे शहर में पूरे राज्य में ऐलान हो गया, ढिंडोरा पिट गया कि भैया जो सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशरफी इनाम मिलेगी। अब जो ये मनादी पिट गई तो यहां से वहां से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से उत्तर से, पश्चिम से दक्षिण से, हर तरफ से राम कथा वाचक साहब वो दरबार में पहुंचे। पर भैया कोई कैसे भी राम कथा सुनावे, खड़ा होकर, उल्टा होकर, टंग के, लेट के, रो के, गा के, बो के, लेकिन साहब राम कथा खत्म हो जावे, जूते निकाल के बाहर निकाल दिए जावे उनको। बादशाह फिर अफसुर्दा, फिर कोप भवन में। अब उसी बनारस में एक ठग रहता था, और ठग ने अपने जो है जमूरे को बुलाया, कहा जमूरे, हाजी उस्ताद बेटा पैसा कमाने का यही मौका अच्छा है, तू साथ चल। उसने जमूरे को लिया, बादशाह के दरबार में आया। बादशाह के दरबार में आते ही साहब उसने ऐलान किया, महाराज श्री राम कथा लेके आया हूं, श्री राम कथा लेके आया हूं, आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। अब बादशाह के दर कान खड़े हुए कि भैया ये कौन सी राम कथा लेके आए हैं भाई, यहाँ तो यहाँ से वहां से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, हर तरफ से राम कथा वाचक आया जो भैया खड़े होके, गा के, लेट के, रो के, टंग के, उल्टे होके, सीधे होके, केहू तरह से दास्तान को राम कथा वाचक जो है कहानी सुना के जूते खा के बाहर निकल गया। और ये कह रहा है कि आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। है भैया अच्छा सुनाओ सुनाओ, राम कथा सुनाओ, हम तैयार है सुनने के लिए। उसने कहा महाराज लेकिन पहले एक शर्त है, राम कथा सुनाने से पहले एक शर्त है। राम कथा सुनाने से पहले जो बात मैं कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना है, बीच में कोई टोका टाकी नहीं चलेगी। हाँ जी, ये मुआहदा होना बहुत जरूरी है। आप सब भी राम कथा सुन रहे हैं, रात का वक्त है, आपने भी पता नहीं क्या क्या प्लान बनाए होंगे, कौन कौन से प्रोग्राम नेटफ्लिक्स अमेजॉन पे देखने होंगे आपको, लेकिन आप यहाँ राम कथा के अंदर फंसे हुए हैं। आप भी सोच रहे हैं कि भाई बीच में कोई टोका टाकी नहीं होनी चाहिए, राम कथा जल्दी से खत्म होनी चाहिए, तो बीच में कोई टोका टाकी नहीं होगी, ये मुआहदा होगा। अब साहब जब ये मुआहदा बादशाह और उसके अंदर हो गया कि बीच में कोई टोका टाकी नहीं होगी, उसने राम कथा शुरू करी। महाराज एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही थी और कितनी चिड़ियां जा रही थी, और पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे थे जिसमें गेहूं रखा हुआ था, और उसके बगल में एक तालाब था कि महाराज एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, उसने एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर फुर करके उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, महारानी के कक्ष आई, आपकी पसंदीदा चिड़िया आई, उसने एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, अरे दुश्मन है तो क्या हुआ, चिड़िया तो चिड़िया है, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, एक्सटिंक्ट चिड़िया आई, नायाब चिड़िया आई, उसने एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज सातवीं चिड़िया आई, उसने एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज आठवीं चिड़िया आई। क्या भैया यही खेल चल रहा है, अब चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, बस यही हो रहा है, चिड़िया फुर 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 फुर, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, यही चल रहा है। जब 10-15 हजार चिड़िया उड़ गई, कितनी बताओ भाई, जब 10-15 हजार चिड़िया उड़ गई तो मंत्री का दिमाग चला। उसने कहा महाराज ये तो कह रहा था राम कथा सुना रहा हूं, इसमें राम कथा कहां है? हैं? भाई बात तो सही कह रहे हो, ये तो कह रहा था राम कथा सुना रहा हूं। होल्ड होल्ड, थांबा थांबा, भैया गाओ ये बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम तो राम कथा सुना रहे हो, ये तुम्हारी कथा में राम कथा कहां है? इसमें तो खाली चिड़िया फुरफुर कर रही है। उसने कहा महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में यह बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही थी और कितनी चिड़ियां जा रही थी। और महाराज अयोध्या नगरी में तो अब श्री राम ही बसते हैं ना, अब तो अदालत का फैसला भी आ चुका हैगा।
तो महाराज 16,336वीं चिड़िया आई, पी पे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। अब साहब यही हो रहा है, चिड़िया आ रही चिड़िया जा रही, फुर फुर। अब तो इतनी चिड़िया आ रही हैं, इतनी चिड़िया जा रही हैं भाई साहब, दरबार में हर किसी को चिड़िया दिखाई दे रही है। महाराज रसोई में जा रहे हैं तो वहां महाराज की जगह उनको मुर्गा बैठा हुआ नजर आ रहा है। अब जब वो हरम में जा रहे हैं तो महारानी की जगह उनको बेड के ऊपर, बिस्तर के ऊपर मोर बैठा हुआ नजर आ रहा है। हर किसी को दरबार में चिड़िया 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 चल रही है, यही खेल चल रहा है। जब 70-80 हजार चिड़िया उड़ गई, कितनी? 70-80 हजार। मंत्री का दिमाग फिर चला, उसने कहा महाराज इससे पूछिए चिड़िया कितनी है। हाँ भाई हाँ, ये बात तो सही है, अगर ये पता लग जाए चिड़िया कितनी तो समझ में आ जाएगा दास्तान कहां खत्म हो रही है, कहानी कहां खत्म हो रही है। नहीं भाई होल्ड, थांब थांब, ये बताओ ये तुम्हारी कहानी में चिड़िया कितनी है। ओहो महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही थी और कितनी चिड़ियाएं जा रही थी, और महाराज कितनी चिड़ियाएं आ रही हैं और कितनी चिड़ियाएं जा रही हैं ये तो श्री राम ही बता सकते हैं ना। तो महाराज 80,336वीं चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। अब भाई साहब चिड़िया 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 यही चल रहा खेल भाई, पूरे राज्य में मशहूर हो गया कि साहब राजधानी में चिड़िया उड़ रही है, पर चिड़िया क्या है, कहां है, किधर है, किसी को दिखाई नहीं देती है, बस शोर मचा हुआ चिड़िया उड़ रही है पर दिखती नहीं है पूरे राज्य में कि राजधानी में चिड़िया उड़ रही है। अब जब 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, कितनी? 3-4 लाख चिड़िया, हाँ 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई। तो साहब मंत्री का दिमाग फिर चला, उसका महाराज इससे पूछिए पीपे कितने हो पेड़ के नीचे रखे हुए। हाँ करेक्ट, बस चिड़िया तो आ रही जा रही पता नहीं चल रहा है, लेकिन पीपे तो फाइनाइट है ना, गिने हुए हैं, उनकी तो गिनती है, वो तो कभी ना कभी खत्म होंगे। कहाँ है भाई होल्ड, थांबा थांबा, ये बताओ भाई ये तुम्हारी कहानी में ये पीपल के पेड़ के नीचे जो पीपे हैं जिसमें गेहूं रखा है वो कितने हैं। अरे महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में आपसे बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसपे किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं जा रही थी और कितनी चिड़ियां आ रही थी, और महाराज उस पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे हुए थे, और अभी तो महाराज पहला पीपा 1/4 खाली हुआ है। अब जो महाराज को ये उसने कहा कि पहला पीपा 1/4 खाली हुआ है, महाराज ने कहा भैया इसको फौरन 1 लाख सोने की अशरफी इनाम में दे दो, हरि अनंता हरि कथा अनंता। तो खातिन हजरात यहां खत्म होती है किस्सेबाजी की महफिल। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत लुत्फानंदोज़ हुए होंगे, आप बहुत महसूस हुए होंगे, आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको ये दास्तानी कहानियाँ, ये नज़में सुनाने में, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा हरबंस जी आए थे, राना आप आई थी, अपने मनमुग्ध आए थे। आप बहुत अच्छे राइटर्स को, ऐसे राइटर्स जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जिनका मैं फ़ैन हूँ, जो वाकई में कुछ जिसे कहते हैं रिसर्च करके इंसाइटफुल चीज़ें ला रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं। आप इन राइटर्स को इस माध्यम के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं और एक्सेसिबल कर रहे हैं उनकी राइटिंग, और ये बहुत बहुत बड़ा काम है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो रियली थैंक यू सो मच for doing this, thank you so much for getting me for this session, and I hope thanks Mantra, thanks Ishan, thanks Richa, thanks Tanmay, thank you Mantra, thank you so much, thanks Pooja. So I hope you guys really carry on with this work. I would be watching some of the videos that you've already posted in the past because I couldn't get time. Now I would be having time, and I hope that a lot of you will watch this video when you get time. So that's all I have to say. So thank you so much. Be safe, be healthy, be hopeful. We will tide it over, and perhaps the new world that we will get into will be more human, will be more empathetic, and let's mitigate the hardship of people who are really facing this lockdown with a lot of hardship. So thank you so much. Bye bye. Khuda Hafiz.